पटेल का स्वागत करेंगे। थैंक यू सर। सर એવું તો ચાલે જ નહીં ને, અરે પણ એવું ચાલે જ નહીં ને, કિરણ સર का स्वागत करेंगे। जो करो। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। हमारा आज का विषय है योग की कल, आज और कल, आने वाली कल। तो उसके बारे में हमारे साथ अनुभवी वक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश जुनेजा से सर, वो हमको योग की गुजरी हुई कल उसके बारे में बात करेंगे। तो उनका थोड़ा सा परिचय दे दूं तो एमएस यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और हेड रह चुके हैं, वहां से रिटायर्ड हुए हैं। उनकी एज उन्होंने लिखी इसलिए बताती हूँ, बाकी बताते की जरूरत नहीं है। 81 इयर्स है और वो अभी भी 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। योग की पहली तालीम उन्होंने कायावरण केवलराम से ली थी, फिर योग निकेतन से वाईसीसी वाईटीटीसी भी किया हुआ है। कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेके काफी सारे साधकों को योग सिखाया है और योग के काफी वर्कशॉप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो गए हुए हैं। थैंक यू सर। हेलो, मैं ये जब में रख रहा हूँ। ठीक हो गया? हाँ। हरिओम। देखिए, ऐसा है कि योग एक ऐसा साधन है, क्रिया है, साधना है कि जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इतना ज्यादा कहा गया है, एक्चुअली क्या है कि हमारे जिंदगी में एवरीडे है ही। जहाँ जो इंडियंस हैं उनकी जिंदगी में ये पार्ट एंड पार्सल है। योग किस फॉर्म में है वो, जैसे आप भजन गाते हैं या प्रार्थना करते हैं या कुछ भी करते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। योग आज से नहीं, जो हिस्टोरिकली मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा, कम से कम 6000 साल से उसका इतिहास हमारे देश में है, हमारी सभ्यता में है, हमारी कल्चर के अंदर है। इसलिए योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको एक बहुत बड़ी आप अलग चीज समझ करके उसको समझने की कोशिश करें। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये मैंने एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई थी। इंटरनेशनल योगा डे था, सेकंड इंटरनेशनल योगा डे। कैलिफोर्निया में मुझे कुछ लोगों ने इनवाइट किया और उन्होंने कहा, 2-1 महीने पहले कांटेक्ट किया कि आप हिस्ट्री ऑफ योगा के ऊपर ढूंढो, हिस्ट्री ऑफ योगा के ऊपर आप लेक्चर दो। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, ढूंढा, तो हिस्ट्री ऑफ योगा के ऊपर एक भी किताब नहीं मिली। इंडियन इतिहास ट्रेडिशन हमारा है, करते हम हैं। कितनी किताबें, आज कम से कम नहीं 20 से 25 किताबें आपको अमेरिकन मिल जाएंगी। और आपको आश्चर्य होगा कि योगा एज ए प्रोफेशन, योगा को एक करियर मानना या प्रोफेशन की तरह से करने में इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा देश जो है वो अमेरिका। और योगा प्रैक्टिशनर, अगर आप जो योगा जिसका कि बहुत सारे मीनिंग है, एक मीनिंग जो है, योगा मीन्स आसन, कसरत एक तरह की।
जो वो मीनिंग जो आप लेके चलेंगे तो दुनिया में सबसे बड़े प्रैक्टिशनर योगा के अमेरिका में है। और एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैं वो अब दूंगा आपको, स्टैटिस्टिक्स भी बता दूंगा। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस वक्त मिलियंस ऑफ देम आर देयर, और बहुत बड़ी मार्केट है। इतनी बड़ी मार्केट है कि मुझे खुद आश्चर्य हुआ, क्योंकि बहुत आश्चर्य लगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इज आस्किंग मी टू गिव ए लेक्चर। मतलब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कुछ थोड़े से लोग थे, उन लोगों ने मुझे बुलाया था उनके क्लासरूम में ही। मैंने ये हिस्ट्री ऑफ योगा के ऊपर मुझे क्यों बुला रहे हैं? ऑफ कोर्स दे न्यू माय बैकग्राउंड, पता लग गया था मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कितना प्रैक्टिस करता हूँ। तो सवाल ये आता है कि उनको क्या जरूरत पड़ी? आपका ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, और इस परंपरा के बारे में लोग अमेरिका में बात करते हैं अमेरिकन किताबों के द्वारा। तो बहुत आश्चर्य लगा मुझे। इसी में से मैंने भाई इसको, हाँ आप देखिए, अगर आप देखते हैं तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन में देखेंगे तो वैदिक काल से ये शुरू होता है। हाँ ठीक है, अच्छा इसको नीचे भी कितना करना है? अब नेक्स्ट 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 वाला यहाँ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, बस यही ठीक। हाँ गुड, थैंक यू वेरी मच। ऊपर वाले में जाइए, इससे भी ऊपर, सबसे पहली वाली, हाँ ये वाली, नहीं नेक्स्ट ये वाली। तो अगर आप देखिए इसमें तो वैदिक काल से शुरू होता है ये, और वैदिक काल की हिस्ट्री 6000 साल तो पुरानी है ही है। उसके बाद में इसको, ये डिवीजन जो मैंने नहीं किया है, ये चार्ट मैंने भी नहीं बनाया है, ये मैंने बोरो किया है एक अमेरिकन किताब में से। कितनी रिसर्च की होगी इस आदमी ने जिसने ये सब बनाया, ढूंढा कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ। तो अब वैदिक काल से फिर इसके बाद में इसने इसका डिवीजन कर दिया, क्लासिकल योगा, और तीसरा जो योगा बताया कि वो जो है वो मॉडर्न योगा, यानी कि आप प्री क्लासिकल एपिक टाइम में, फिर पोस्ट क्लासिकल तांत्रिक योगा, फिर इसके बाद में एक मॉडर्न योगा का एक और बनाया है। तो मॉडर्न योगा में ये है, ये स्वामी विवेकानंद, कृष्णमाचार्य, BKS अयंगार और TKV, ये। तो इस तरह से पूरा का पूरा चार्ट बना दिया उन्होंने कि योग ये है। यानी कि क्या किया, हमारी नॉलेज को पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन करके एक किताब के फॉर्म में, उसके फॉर्म में उन्होंने बता दिया। मुझे आसान लगा, समझने में आसानी लगी, लेकिन इसमें मुझे क्वेश्चंस हैं कि आपने ये डिवीजन किस तरह से किया है। लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं 82 ईयर्स का हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में रिसर्च पेपर लिख करके पब्लिश करूं। आप लोग जो यंग हैं, इफ यू वांट टू टेक इट एज ए प्रोफेशन कि भाई मुझे इतिहास लिखना है, ये हमारा ट्रेडिशन है, हम लोग सब जानते हैं, सब लोग बोलते रहते हैं ये तो हमारा ट्रेडिशन में है, ये तो हम करते हैं। अरे भाई करते तो हो, लेकिन आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे ना दुनिया में। आपकी नॉलेज कोई दूसरा ले करके उसको एक किताब की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बेचता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। इस वक्त कम से कम मैं इंडिया का देख रहा तो कम से कम 40-45 यूनिवर्सिटीज है जहां योग पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट BA में, MA में। और अगर वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां योगा एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके लिए किताब तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नॉलेज कहाँ, आप लोग तो नॉलेज जनरेट नहीं करते तो कौन? आगे टाइमलाइन है, तपस करके इन्होंने कह दिया, ठीक है। और इसी तरह से कथा, ये मैत्री उपनिषद, ये 3 उपनिषद है जिसमें ये योग के बारे में डिस्क्रिप्शन है। 3rd सेंचुरी BCE, बिफोर क्राइस्ट। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धमान, ये आप लोग जानते हैं इसलिए। अच्छा, फिर मिस्टिकल टीचिंग, यानी कि उपनिषद मीन्स नियर, उसके बाद में बैठने का। और
इसके बाद में इन्होंने देखा कि भगवत गीता जो है वो करीब करीब 325 साल आफ्टर क्राइस्ट है। मैं सिर्फ किताबों से बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लोग कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर यही हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में योग सूत्रा पतंजलि जो है ये करीब करीब 250 साल क्राइस्ट सीई क्रिश्चियन एरा वो है। फिर इसके बाद में योग सूत्रा पतंजलि है, फिर हठ योग है, ये 17th और 18th सेंचुरी को इसको और हठ योग का देखिए ट्रांसलेशन क्या किया है, फोर्सफुल योगा। हठ योग इतना बड़ा रहस्यमय योग का एक तरीका है जिससे आप सीधे ऊपर जा सकते हैं, भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा क्लेम किया गया है। लेकिन उसको क्या कर दिया है, ट्रांसलेशन क्या किया है, फोर्सफुल योगा। ये सबसे पहले पशुपति सील जो है मिली, जिसमें से इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया कि योगी भी हो सकता है, ये भगवान शिव भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये ब्रॉन्ज करके कोई स्टैचू इन्होंने ढूंढा, इतने मीटर का है, करीब 5000 साल 4500 साल पुराना है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में ये 1926 में ढूंढा था इन्होंने, और ये ढूंढा तब जाके ये माने कि हाँ योग आज से पहले था, क्योंकि एविडेंस चाहिए ना। और वो एविडेंस किस में आती है, जो भी है आप जानते ही हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो एविडेंस कहाँ से होती है। भाई खुदाई में से कुछ मिला है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, ठीक है ना। आप इंडियंस ने खुदाई की है, खुदाई करने के बाद में इन्होंने ढूंढ के बताया है कि भाई ये मोहनजोदड़ो तो छोड़ो, ये अपना जो है ये लोथल का आप स्ट्रक्चर देख कर, लेकिन आप उसके बारे में लिखो तो सही, उसके बारे में लोगों को तो बताओ और अपनी हिस्ट्री में इंक्लूड करो, तभी कोई मानेगा ना। आप इस कहने से तो नहीं हो जाता ना कि मैंने कह दिया और मेरी बात हो गई। ये तो 8 लिम्स ऑफ योगा हैं जो आप लोग जानते हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। गीता को भी आप जानते हैं कि हर जो उसका अध्याय है, उसका चैप्टर का टाइटल ही गीता वो है, योग, विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग वगैरह वगैरह, 18 के 18 मोक्ष योग। देखिए सबसे लास्ट जो है मोक्ष योग है, यानी कि गीता के हिसाब से भी इसका योग का जो है वो ये देखिए मोक्ष योग, यानी कि पर्पस क्या है, पर्पस मोक्ष है। मैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करूंगा ये, ठीक है। चलिए, तो काइंड्स ऑफ योगा हो गया, ठीक है, आप लोग जानते हैं। हठ योग प्रदीपिका ये पहली किताब है, मतलब जो थी, ट्रांसलेशन कहाँ से मिले इसके, इंग्लिश में। हठ योग प्रदीपिका के ट्रांसलेशन इंग्लिश में पहले हुए हैं, हिंदी में बाद में जाके हुए, ठीक है ना। और दूसरी भाषाओं में भी बाद में हुए हैं। पहले इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, तब हम लोग फॉलो करने लगे, और आज भी यही हो रहा है। आज भी योगा के जितने इंटरेस्टिंग वीडियोज आ रहे हैं वो बाहर लोगों के हैं, आपके नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो हैं उसको उस तरह से उस पर्टिकुलर स्टाइल में नहीं कह पाते जो कि वो लोग करते हैं। ये सबसे पहले कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश इंडिया में योगियों को उन्होंने ढूंढा किया, और ढूंढने के बाद में क्या है, इन्होंने कहा कि एक इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि ये दे आर लाइक अकल्टिस्ट, जैसे कि आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अकल्टिज्म के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। अब वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के हिसाब से मतलब उसका इंटरप्रिटेशन लेकर इन्होंने कहा कि दे आर अकल्टिस्ट, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये वैगाबॉन्ड्स हैं, दे आर, ये जैसे जॉन फ्रायर ने बोला कि ये वैगाबॉन्ड्स हैं। फिर 15-16 शताब्दी में भाई ये मिलिटेंट्स हैं वगैरह वगैरह, ये कंट्रोल नहीं कर सकते वगैरह, इस तरह की बात है। सबसे बड़ी चेंज कब आई, जब योग को व्हाइट हाउस ने अडॉप्ट कर लिया। ओबामा की वाइफ ने पहली बार व्हाइट हाउस में जाके
योग को करवाया। तो ये उसका ही पिक्चर है। और द यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा हैज मेड योगा एज पार्ट ऑफ लेट्स मूव करके जो नेशनल प्रोग्राम था उसमें शुरू किया। व्हाइट हाउस हैज एन ऑफिशियल योगा गार्डन विद कलरफुल मैट्स एंड हेल्पफुल योगा टीचर्स। एनीवे, तो ये मॉडर्न योगा जो है, यानी कि विवेकानंद की पहली किताब जो आई 1896 में, उस किताब से जा करके लोगों की आंखें खुली। और अगर आप अच्छी तरह से उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किताब कुछ नहीं है, पतंजलि योग सूत्र को कंटेम्परेरी उस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। Swami Vivekananda was the first person who brought it to attention, Western attention. वो लेकर के जब गए वहां पर, और उन्होंने पहली बार अपना एक वहां जाकर एक आश्रम तो नहीं, एक क्लास शुरू की जिसमें कुछ लेडीज ने ज्वाइन किया। नहीं, वो तो टाइम नहीं है उसको मैं डिटेल में जाने का। तो ये है, तो ये मॉडर्न योगा जो है ये विवेकानंद के उससे शुरू हुआ। कहाँ है मॉडर्न योगा? 3 तरह का है। मॉडर्न साइकोसोमैटिक योगा, मॉडर्न डिनोमिनेशनल योगा, और मॉडर्न पोस्चरल योगा, मॉडर्न मेडिटेशनल योगा। यानी योग के उन्होंने इतना ज्यादा, इससे चीज जो है मिसिंग है, वही मैं लेके आऊंगा। आई विल ब्रिंग यू टू दैट पॉइंट। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज जो है वो योग की बिल्कुल मिसिंग है इसमें से। आप देखिए, तो हुआ क्या कि योगा को एक तरह से एक रिलीजन बन गया। पीटर बर्जर से प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन एंड ट्रायम्फ ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि सेक्युलर वैल्यू में हमें योग एक सेक्युलर बनाना है, ये एफर्ट की गई। दूसरा, योग एक कमोडिफिकेशन हो गया उसका, कि भाई इसको एक ऐसी चीज है बना के बेचो। योगा मैट्स बेचते हैं लोग, योगा के कपड़े बेचते हैं। आप जानते ही हैं, अमेरिका से पहन करके लोग लेके आ जाते हैं। मैं तो वहाँ क्लासेस भी की हैं और पढ़ाया भी है, योग भी पढ़ाया है मैंने। सो आई नो हाउ मच इट हैज बिकम ए काइंड ऑफ कंप्लीट कमोडिटी। कुछ जगह पर जाते हैं तो एक स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो में क्लास हो रही है और चार्ज करते हैं। मैं इस तरह से क्या है, मेडिकलाइजेशन किया उसको कि फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। चलिए खैर छोड़िए, अब ये 3-4 किताबें हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। जैसे ये किताब है जॉर्ज पेट्स इसकी, तो ये किताब जो है योगा ट्रेडिशन है, उसमें पूरा का पूरा किया है। योगा इन मॉडर्न इंडिया करके ये दूसरी किताब है। ये मोस्ट स्टैंडर्ड किताब है मुझे लगी, एलिजाबेथ मिशलिस की ये है। इट ट्रेसेस द रूट ऑफ मॉडर्न योगा बैक टू द स्प्रेड वेस्टर्न एसोटेरिक आइडियाज वगैरह 18 उससे जा करके वो चला। उसके बाद में पतंजलि वगैरह। एनीवे, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को डिस्कस करना है। ये टाइमलाइन, सबसे पहले इन्होंने जब योग की हिस्ट्री लिखना शुरू की तो ये लोग 1750 में गए कि किस तरह से योग लोगों को इंटरेस्ट हुआ ईस्ट में, और किस तरह से जा करके ओरिएंटल रिलीजन्स आए। और राजयोग की किताब जो है 1893 में पार्लियामेंट ऑफ ये स्वामी विवेकानंद ने जो लिखी थी वहां से जाके शुरू हुई। फिर एनीवे, नो नीड टू गो इनटू दिस। विवेकानंद के योग के बारे में राजयोग try to uncouple yoga from its negative association and make it rational, scientific and philosophical. This is a comment by a critic. मैं ये पूछता हूं कि योग कब साइंटिफिक नहीं था, योग कब साइंस नहीं थी। मैंने 1 महीने का कोर्स पतंजलि योग सूत्र के ऊपर किया है और उसका एक श्लोक लेकर के 1 महीने तक हम लोग डिस्कस करते रहे। इतना बढ़िया है वो किताब, इतनी साइंटिफिक है। लेकिन वो साइंस कैसी है? वो साइंस वो है
कि जिसमें आपको ये जो 5 हमारी जो हैं उससे बाहर जा करके जाना पड़ता है। भौतिक मतलब जो है ये अपना फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी वगैरह वगैरह से बाहर जा करके जब आप उसमें पहुंच जाएंगे तो आपको उसका अनुभव होगा। मोस्ट साइंटिफिक बुक है। नाउ दीज पीपल आर सेइंग कि ये ठीक है, राजयोगा उसी के ऊपर रिजेक्ट है। इट रिजेक्ट्स फिजिकल प्रैक्टिस, टू डिफिकल्ट एंड डू नॉट लीड टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए किस तरह का रिजेक्ट, किस तरह का जो है ये कमेंट किया हुआ है कि इट डजंट लीड टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। फिर रियल वर्क एनीवे, चलिए हाँ, ये किताब जो है सटल बॉडी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। स्टोरी ऑफ योगा इन अमेरिका। इंटरेस्टिंग किताब इसलिए है, इसने क्या किया है कि स्टोरी कहां से शुरू की है, हेनरी डेविड थोरो से, यानी कि योग हेनरी डेविड थोरो और एमर्सन जैसे आदमी जो कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, जो आप इसमें से शायद कोई इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे या अमेरिकन लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे तो वो जानते होंगे। वहां से क्लास शुरू किया है कि योग बाहर से आया, हिंदुस्तान से आया, लेकिन शुरू किसने किया, हेनरी डेविड थोरो। और करते 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 इसके बाद में इसने बहुत सारे आदमियों को इसमें लिस्ट किया है किताबों के ऊपर, इसके अंदर दिखाया है कि कौन कौन आया, क्या क्या किया उसने वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी है। फिर एनीवे मार्गरेट वुडन विल्सन का भी है। कहने का मतलब ये है कि ये किताब जो है वो ये रेज करती है हाउ अमेरिकन्स हैव डिफाइंड योगा हैज आल्सो बीन टाइड अप विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सटल बॉडी। हमारे योग में आप लोग सब जानते हैं, इसलिए मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सूक्ष्म शरीर है और सारा का सारा काम आप योग में सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही जाके करते हो। जब तक सूक्ष्म शरीर के ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो योग सिर्फ फिजिकल रह जाएगा। आपकी एलिमेंट जो बीमारियां वो ठीक हो जाएंगी, आप हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जैसे मेरी हेल्थ है, ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट, आई कैन परफॉर्म 108 सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये फिजिकल है, इससे आप ऊपर जाना चाहते हैं तो सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सवाल यहाँ प्रॉब्लम इनको क्या हुई, इस किताब में क्या प्रॉब्लम हुई वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, सटल बॉडी। क्या मतलब, सटल बॉडी को समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको वो मेटाफिजिक्स समझनी पड़ेगी, वो फिलॉसफी समझनी पड़ेगी कि सूक्ष्म शरीर है क्या। क्योंकि सूक्ष्म शरीर की बात वेस्टर्न ट्रेडिशन में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में नहीं है। मतलब जो अब्राहमनिक ट्रेडिशन है उसमें नहीं है वो बात। उसको समझने के लिए इसको एक प्रॉब्लम हुई। तो इसने क्या कहा कि अमेरिकन्स वार्न किया, इस किताब में बहुत बड़ी वार्निंग है कि अमेरिकन्स योग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है हेल्थ के लिए, लेकिन ये इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी आ रहा है ना। सूक्ष्म शरीर जब आ रहा है तो उसके साथ में इंडियन फिलॉसफी भी आ रही है, और ईश्वर एक है, यानी कि एक सटल बॉडी है। वो सटल बॉडी में जैसे वेदांत में कहा गया है कि हम उसके पार्ट हैं, कोई मतलब दो है ही नहीं, अलग ही नहीं है। तो सटल बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए इस किताब में उसने ये वार्निंग दी कि आप अमेरिकन स्कूल्स में, ये किताब कब आई, ये जब ये मिशेल ने यानी कि वो ओबामा ने इंट्रोड्यूस किया योगा, ओबामा ने, मिसेस ओबामा ने, तो उसके बाद में ये किताब आई कि भाई तुम ये तो सोच ही नहीं रहे हो कि उसमें सटल बॉडी का क्या होगा। क्या हमें उनकी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी, क्या वो सब चीजें माननी पड़ेंगी जो कि हमारे यहाँ हमारे ट्रेडिशन में है नहीं। तो ये क्या है, इज इट दैट इट डिस्क्राइब्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फिजिक्स। लुक एट द वर्ड्स, कि स्पिरिचुअल फिजिक्स है क्या,
and yet it is not exact. So the subtle body has a strange ontological status, not physical and yet not only imagined. कि सूक्ष्म शरीर भला क्या है, टच तो कर नहीं सकते, ठीक है, फील कर सकते, कैसे देख, तो कहती है इट इज नॉट, ये जो है ये फिजिकल भी नहीं है और फिर भी इसे पूरा इमेजिन नहीं किया, इमेजिनेशन भी नहीं है. सो शी इज रेजिंग ए क्वेश्चन. ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वो सब किताबें हैं जिसमें उन लोगों ने योग की प्रशंसा की है. और ये जो वूम है, ये किताब ऐसी है जिसमें योग को बुरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि इसके क्या क्या लोगों ने किस तरह से इसको एक्सप्लॉइट किया सेक्स वगैरह के लिए करने के लिए. अमेरिकन योगा की ये भी किताब अच्छी है, गोल्डनबर्ग की, फिलिप गोल्डनबर्ग की. और इंटरेस्टिंगली बात क्या थी कि एक आई वाज गिविंग ए टॉक, तो इसमें ये फिलिप गोल्डन वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, लेक्चर को अटेंड करने आ गए वो. और जब आई गॉट रियली नॉट ओनली सरप्राइज बट आई गॉट शॉक्ड, मैंने शायद कुछ उल्टा कह दिया हो. तो गोल्डनबर्ग साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा आपको योग में कैसे इंटरेस्ट आ गया? कहते देखो मैं प्रैक्टिस नहीं करता बिल्कुल भी, मैं कोई आसन वासन नहीं करता हूं, तो मैं क्या करते कि आप हो कौन? प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी. मैं इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए ये किताब लिखी. और इसलिए मैंने ये देखा कि अमेरिका में अमेरिकन वेदा, यानी कि अमेरिका में 2 तरह के योग के गुरु हुए हैं. बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा. तो अमेरिका में 2 तरह के योग के गुरु हुए हैं. एक वो है जिन्होंने उसको सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को ही डिस्क्राइब किया है. खास करके आप लोग जानते हैं जैसे कि अमेरिका में आजकल ये जो है तंत्र बहुत पॉपुलर हो गया है, ठीक है. और कई लोग जो अभी तो हिंदुस्तान में भी नकल आ गई उसकी कि आप बैठ जाओ, मैं आपको तंत्र जागृत कर दे, आप जो वो है कुंडलिनी जागृत करता हूँ. कुंडलिनी के लिए पैसे ले रहे हैं लोग. एक तो वो लोग हैं जो इसमें से मनी मेकिंग कर रहे हैं. दूसरे वो लोग हैं जो इसे सीरियसली फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन की तरह से ले रहे हैं, फिलॉसफी की तरह से ले रहे हैं कि एक फिलॉसफी है, एक रहने का तरीका है, सोचने का तरीका है. तो एनीवे, ये जो किताब है ये बहुत ही अच्छी किताब है, योगा एज साइंस बुक. सबसे पहले क्या हुआ कि ये किताब जो है, ये वाली किताब मैं खास करके मेंशन करना चाहूंगा, सॉरी वापस जाना पड़ेगा. हाँ, ये वाली किताब जो है, ये क्या था, महाराजा रणजीत सिंह ने, उनके जमाने में एक योगी आया उनको मिलने के लिए, और महाराजा रणजीत सिंह यूज्ड टू इनवाइट दिस ब्रिटिशर्स, उनके साथ में रहते थे. तो उसने कहा देखो मैं 40 दिन की समाधि ले रहा हूं, 40 डेज की उसने समाधि ली. वो बनाया गया, पिक बनाया गया, उसमें एक मेडिकल डॉक्टर रखा गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, 2 रिसर्चर लगाए गए और 3-4 आदमियों ने उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया. बंद करके वो 40 दिन के बाद योगी तो बाहर निकल आया. बहुत आश्चर्य हुआ इनको कि ये आदमी 40 दिन जिंदा कैसे रहा. तो उन्होंने क्या किया, इस सारी जितनी रिपोर्ट्स थी, ये रिपोर्ट लेके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचे. तो ये एनसी पॉल करके एक इंडियन था वहां पर, नरेश चंद्र पॉल, बंगाली, ये सब असिस्टेंट सर्जन था. इससे कहा भी तुम कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो. उसको 1 साल का टाइम दिया. वो आदमी इंडिया आया, योगियों से मिला. मिलने के बाद में उसने ये किताब लिखी है. किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ेंगे. इसमें सारी की सारी किताब में आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम करती है शरीर में, उसका डिस्क्रिप्शन है. और उसके बाद में ये कहता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली किताब वहां नहीं पब्लिश प्रिंट की गई इंग्लैंड में, वो किताब बनारस में प्रिंट कराई गई, छोटा सा एडिशन, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी थी वो किताब. तो उसका डिस्क्रिप्शन बनारस में जाके प्रिंट कराई. कहां पर? 1851 में.
वहां पर बनारस प्रिंटेड एट रिकॉर्डर प्रेस, उनके अपनी गवर्नमेंट की प्रेस थी, उसमें ये किताब। तो यहाँ से योग की हिस्ट्री शुरू होती है वेस्टर्न कल्चर में, कि भाई ये आदमी कह रहा है कि साइंस है, ये साइंस की तरह से प्रूव हो सकता है। एक आदमी 40 दिन पृथ्वी के अंदर चला गया, समाधि लगाई, 40 दिन के बाद में लौट के आ भी गया। ये आप लोग तो जानते हैं, इसलिए यहाँ इंडिया में तो होता रहता है, इसलिए कोई है नहीं। तो साइंस ऑफ योगा में इसने इसी को ही मतलब मेंशन किया है। ये किताब बहुत अच्छी है, मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नहीं लाया हूँ। तो ये मिशलिस की किताब। चलिए, अब इसमें से 3 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि योगा जो है वो सिर्फ हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि जो ओबामा की वाइफ, उसने ये कहा कि लोहास LOHAS, लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये उसके लिए करना है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या योग जो है वो आपको जन्म जन्म के चक्कर से बाहर निकाल करके ले जाता है, बर्थ रीबर्थ में। बर्थ और रीबर्थ के साइकिल जो है, जिसको हम मानते हैं, कई लोग हिंदुस्तान में मानते हैं, क्या उससे बाहर ले जाता है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि इससे क्या सैल्वेशन मिल जाती है? ये 3 सवाल हैं और मेरा जवाब इसमें यस एंड नो है। ठीक है। मीन्स ऑफ सैल्वेशन एज प्रॉमिस्ड इन मैनी योगा ट्रेडिशंस। आप लोगों का नाम सुना, आपने नाम सुना होगा श्री एम का, ये किताब पढ़ी है, अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, योगीज ऑटोबायोग्राफी। और ये दूसरी किताब तो आपने देखी होगी, पढ़ी होगी शायद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इन दोनों किताबों के अंदर ये कहा गया है कि मुझे ऐसे ऐसे आदमी मिले। ठीक है, खास करके इसमें ऑटोबायोग्राफी में तो चैप्टर्स भी हैं, चैप्टर 46 है जैसे। तो बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, इनको स्वामी जी को मिलने उनके होटल में आ गए। कहाँ? ही वॉज स्टेइंग इन ताज होटल इन बॉम्बे, चैप्टर 46। तो ये क्लेम किया गया है वहां पर। इसी तरह दूसरी किताब जो मैंने बोली, ये इसके बाद में, ये तो रीसेंट किताब है, आई थिंक 2007 के 6 की किताब है। और इस आदमी को अगर आप जानते हैं इनको, श्री एम को, तो श्री एम की बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग। मुस्लिम लड़का, त्रिवेंद्रम में रहता था, और एक दिन जब 11 साल का था तो एक कोई साधु आ गया, उसने कहा देखो ठीक है, मैं तुम्हें जब तुम 18 साल 19 साल का हो जाओगे मिलूंगा। तो ये स्वामी जी जो है, ये जो है ये लड़का, हाँ बस 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, तो ये लड़का जो है इस तरह से आगे बढ़ करके एनीवे चला गया, स्वामी बन गया। उसके बाद में इसके गुरु ने कहा कि तुम जाओ वापस और दुनिया को सिखाओ योग, तो वो वापस आ गया है। ठीक है। चलिए, तो yes and no. Yes, if you follow the cosmology, ontology, epistemology, metaphysics, philosophy and psychology implied in the structure of अंतःकरण, अगर आप अंतःकरण का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे और उसको फॉलो करते हैं तो जवाब yes. No, if you test within the Abrahamic tradition of Judaism, Christianity, Islam, तो इसका नहीं है। ठीक है, इसमें ईश्वर है, ये है, ये रहा आपका अंतःकरण, और ये सटल बॉडी, ये दोनों की कॉस्मोलॉजी है, अलग अलग है। ठीक है, और इस तरह से ये एक अच्छा वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो है। ठीक है, और इसमें हिस्ट्री ऑफ योगा बताई गई है, लेकिन किताब नहीं है अभी तक आई। बहुत सारे वीडियो तो आ गए हैं, किताब नहीं आई है हिंदुस्तान में। कोई मुझे तो नहीं दिखाई दी, आप लोगों को दिखाई दी हो तो बताइएगा। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। आप बता दो।
थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारे दूसरे वक्ता है डॉक्टर किरण सिंगलोत सर, योग की आज, तो उनको सुनेंगे। तब तक आपको अगर डॉक्टर जुनेगा जा को कोई प्रश्न पूछने हैं तो 4-5 मिनट आइए सर। सर आप आइए, कोई सवाल पूछने हैं उनको। ऑनलाइन वालों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जुनेजा सर से। हाँ हाँ हाँ, वो बाद में दिखाएंगे। हाँ हाँ। हेलो, हाँ ऑनलाइन कोई पूछना चाहते हैं, अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हरिओम। जुनेजा सर का आभार मानता हूँ। मोहनजोदड़ो वेद पूछना था मुझे। समय से वर्तमान समय तक वो हमको लेके आए। मैं वर्तमान समय की बात करता हूँ, मैं कोई गंभीर बात करने वाला नहीं हूँ, आपके दिमाग को ज्यादा कष्ट भी पहुंचाने वाला नहीं हूँ। मैं योग का वर्तमान स्वरूप और हेतु उसकी चर्चा करने के पहले 5 थोड़े तरंगी विचार आपके समक्ष रजू करता हूँ। तरंगी विचार इसलिए कि वो मेरे विचार है, आप इसका सोचिएगा। तो पहला तरंगी विचार है कि आधुनिक समय में योग योग रहा नहीं। वेद अथवा उपनिषद के जमाने में जो योग था उसका स्वरूप भी बदल चुका है, हेतु भी बदल चुका है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अपने परंपरागत स्वरूप से काफी बदल चुका है और इसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। दूसरा मुद्दा है मेरी चर्चा का कि मनुष्य ने सभ्यता के विकास में बहुत सारी कृत्रिम व्यवस्थाएं पैदा की, जैसे कि कपड़े पहनना, खाना पका करके खाना, बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना, बहुत सारी कृत्रिम व्यवस्थाएं, शादी, कुटुंब, बहुत सारी कृत्रिम व्यवस्थाएं, आर्टिफैक्ट, ये कुदरत द्वारा नहीं बनाया गया। तो ऐसी 2 व्यवस्थाओं की मैं चर्चा करने वाला हूं। एक है अध्यात्म विद्या और दूसरा है धर्मशास्त्र। ये कृत्रिम व्यवस्था है, ये कुदरत द्वारा नहीं बनाई गई। और जितने भी मनुष्य के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई गई वो सब बेकार है। ये व्यवस्थाएं जब से पैदा की गई तब से लोगों का उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है, स्थापित ही। मतलब कि हमने कपड़े पहनने का चालू इसलिए करवाया गया ताकि कपड़ों की दुकान लगे, है ना। औषध शास्त्र, चिकित्सा, कृत्रिम व्यवस्था, प्राणी पंछियों के लिए ये व्यवस्था काम नहीं करती, हमारे लिए है ताकि अस्पतालें, डॉक्टर इनका पेट भरे, उनकी गाड़ी खरीद सके वो लोग। तो जो भी व्यवस्थाएं मनुष्य समाज ने पैदा की आदि समय से, लगभग पिछले 12,000 सालों में, वो सभी इसके पीछे कोई न कोई वेस्टेड इंटरेस्ट स्थापित हित रहा है। तो इस समय धर्म और अध्यात्म
ये भी काफी अंश तक संगठित स्थापित हित बन चुके हैं, जिसका योग को भी असर हुआ है। तीसरा मुद्दा है मेरी चर्चा का जो होगा इसमें कि मनुष्य ने अपने द्वारा पैदा की गई सभी व्यवस्थाओं को, तंत्रों को खुद ही विकृत कर दिया। योग की व्यवस्था पैदा की, योग को विकृत समाज नहीं करने दिया है, समाज ही करने देता है, जो हम देखेंगे बाद में। वर्तमान समय में डॉक्टर जुनेजा ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, लेकिन अधूरा सा स्पर्श किया कि योग को कि एक जमाने में पारसमणि की बात की जाती थी। पारसमणि उद्योगपतियों ने योग पर अपना नजर टिका दिया है और बहुत सारा धन कमाने का एक रास्ता बना लिया है। तो योग अभी धंधा मतलब कमाने का एक साधन बन चुका है। और मतलब कि कमनसीब ये है कि योग को वर्तमान समय में राज्याश्रय मिला है। राज्य ने खुद ने ठेका लिया है, हम योग का प्रचार करेंगे। ये गलत हो रहा है। और अंतिम बात है कि समाज को खुद को एक बीमारी लागू हो, मतलब कि योग खुद हमारी एक बीमारी बन चुकी है, जिसको आप ओसीडी कहते हो, वड़गण, है ना। एक बीमारी होती है, कई लोगों को होती है। कोरोना काल में हाथ धोने की बीमारी लगी थी, ओसीडी कही जाती थी, मानसिक स्तर की बीमारी। तो इस समय पूरे समाज को योग का भी वर्णन लग चुका है, ओसीडी हो चुका है। तो ये सब पुरवार करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। કેમ વાર લાગે છે બદલાતું નથી તરત? तो पहला एक सिद्धांत, योग वर्तमान समय में उसका स्वरूप कैसे बदला है। तो योग आध्यात्मिक विद्या है, वेद और उपनिषद काल की है, एकाकी साधना है। आपको अकेले में करना है, या तो अपने मकान में कहीं पर, अथवा तो गुफाओं में, कंदराओं में जाकर। एकाकी विद्या थी और वो अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास करने के लिए बनाई गई थी 5000-6000 साल पहले। और ये विद्या बनाई गई थी शरीर मन, जैसे कि जुनेजा सर कह रहे थे कि अमेरिका में जो योग चल रहा है वो फिजिकल योग है, जिम्नास्टिक्स है, जबकि हमारे दो शरीरों को उसने बाकात कर दिया है। तो योग सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। शरीर मन और आत्मा तीनों की ताकत को विकसित करने के लिए बनाया गया था, जबकि आधुनिक समय में योग केवल शारीरिक विद्या, कसरत बनकर रह गई है। तो सबसे पहला स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? तो शब्द उच्चारण में फर्क पड़ा। अब हम योग को योग नहीं कहते, योगा कहने लगे हैं। जैसे कि हमारा मिश्र सरनेम था, उसको मिश्रा बना दिया। महता था, उसको मेहता बना दिया। मतलब अंग्रेजी जोड़नी के नियमों के आधार पर बोलने में, उच्चार में फर्क पड़ गया। तो अब योग को हमने योगा बना दिया है। इस समय आप योग नहीं, योगा करते हो। तो वो जो करने वाला योग है, उसके बहुत सारे अवतार बन चुके हैं। थोड़ा सा धीरे चल रहा है, क्षमा, लेकिन मैं समझ से पूरा करूंगा। आधुनिक अवतार बहुत है। पुराना अवतार देखो योग का, कि पुराने जमाने में उपनिषद में लय योग था, मंत्र योग था, हठ योग था, राजयोग था। उपनिषद के समय में ज्ञान योग था, कर्म योग था, भक्ति योग था। केवल 7 प्रकार थे योग के। लेकिन आधुनिक समय में योगा के
बहुत सारे प्रकार निकले, अनगिनत। मतलब कि हर लगभग 6 महीने में एक नया प्रकार अस्तित्व में आता है। जैसे कि इनमें से कोई भी योग विद्या के बारे में मैं माहिर नहीं हूँ, प्रवीण नहीं हूँ, इसका स्वरूप मैंने कोई अभ्यास किया नहीं है, केवल उसके चित्र देखे हैं, थोड़ा सा विवरण देखा है। जैसे कि एक्रो योगा, तो करने के तरीके देखेंगे कि योग एकाकी विद्या है, अंदर उतरने के लिए है, और ये शरीर से की जाती है, एकाकी नहीं खुले में की जाती है, और कई लोग साथ में मिलकर के करते हैं। एक्वा योगा जो पानी में उतर कर किया जाता है। फ्यूजन योगा, वडोदरा में भी कई जगह पर फ्यूजन योगा के क्लास है, कहीं भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे जुनेजा सर कह रहे हैं कि भारतीय दर्शनों को, योग दर्शन को और वेदांत को पश्चिम में ले जाने का श्रेय है स्वामी विवेकानंद का। 1896 में उन्होंने किया। इसके बाद योग वहां उतरा, और वहां उतरने के बाद योग का पूरा हुलिया बदल दिया गया। तो ऐसे कई नए स्वरूप आए। एरियल योगा मतलब आपको हवा में लटक के योग करना है। एरियल योगा मतलब अब कर्म योग रहा नहीं, भक्ति योग रहा नहीं, ज्ञान योग रहा नहीं। फिर है पोल योगा, मतलब कि सर्कस में कई खिलाड़ी करते हैं, एथलेटिक्स में कई खिलाड़ी करते हैं, है ना, दंड लेकर के। तो ऐसा एक योग है, इसको कहा जाता है पोल योगा। मैं शीघ्र पूरा कर रहा हूं। ओके, सॉरी, विक्षेप के लिए खेद है, मेरा तो बैटरी सही है, कोई बात नहीं। तो पार्टनर योगा है। पार्टनर योगा के दो मतलब किए जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ डूइंग टुगेदर। और क्योंकि अमेरिका में लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी को सामाजिक मान्यता मिल चुकी है, तो दो विजातीय और जातीय, सजातीय लोग भी अगर योग साथ में करेंगे तो उसको पार्टनर योगा बोलेंगे। तो ऐसा पार्टनर योगा भी किया जाता है। तो इसको कपल योग भी कहा जाता है। मैं आपको योग के साधना का बदलता हुआ स्वरूप, हेतु की चर्चा बाद में कर रहा हूं। फिर है पैशन योगा, मतलब कि चित्र में मेरी रुचि है, संगीत में मेरी रुचि है, साहित्य में मेरी रुचि है, योगा में रुचि पैदा करो। बहुत सारे प्रकार बता सकता हूं, लेकिन लव योगा भी है। तो जैसे जुनेजा सर कह रहे थे कि जो योगा करेंगे उसके कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, मतलब कि उसकी एक्सेसरीज होगी। आप जब योग निकेतन में योग करने को आते हो तो केवल अपना एक आसन लेके आना पड़ता है, और कुछ कपड़ों का वर्णन जरूर किया जाता है, लेकिन वो खरीदना जरूरी है, आपके घर पे जो है। लेकिन अगर मॉडर्न योगा करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को आपको खरीदनी पड़ती है अमेजोन से। तो ऐसा आपको टी शर्ट भी खरीदना पड़ता है लव योगा के लिए। और कोरोना का हमारे पर एक उपकार रहा कि ऑनलाइन योगा पिछले 3 सालों में योग निकेतन को भी ये बीमारी लागू पड़ गई, योग निकेतन के शिक्षकों को भी लागू पड़ गई, क्योंकि यहाँ आकर सिखाने के बदले घर से सिखाएंगे और लोगों को भी
अच्छा लगा, क्योंकि जल्दी उठने की कोई कोई जरूरत नहीं और घर में बैठे बैठे घर का काम निपटते, फोन सामने रखो, लैपटॉप सामने रखो, अपना टैबलेट सामने रखो, उसमें देखते देखते करो। बच्चे बीच में उसका नाश्ता के डब्बे सर वॉल्यूम नहीं है। नो साउंड। आपकी आवाज म्यूट है सर, काइंडली अनम्यूट प्लीज। आवाज नहीं आ रही है। नो साउंड प्लीज। ऑफिस में आप बैठे हो, ऑफिस में काम करते हो, थक चुके हो, तो 5 मिनट में योगा, 10 मिनट में योगा, ऐसी शॉर्ट हैंड योगा भी करवाया जाता है, उसको भी मिनी योगा कहा जाता है। अब एक और प्रकार निकला, यीन योगा, चीन से नाम लिया हुआ है। यीन योगा के भी प्रकार है और इसके तो अलग अलग भेद है। मतलब ये फुल मून डे कर सकते हो, नो मून डे कर सकते हो, फुल सन के समय सूर्य पूरा उगा होता है तब कर सकते हो। तो यीन योगा के कई सारे रिस्टोरेटिव, उसका मतलब यह है, यीन का मतलब होता है रात्रि, थकान दूर करना, रिस्टोरेशन, है ना। तो इसके लिए एक योग करवाया जाता है, क्योंकि आदमी केवल काम करने से नहीं थकता, जीने से भी थक रहा है, सामाजिक जिम्मेवारियों से भी थक रहा है। तो उसको लगातार थकान दूर करने का मौका दीजिए, विश्रांति का। इसके लिए शवासना नहीं करना है, आपको यीन योगा करना है। तो ऐसे कुछ प्रकारों के बाद अब थोड़े अंतिम 1-2 प्रकार और वर्गीकरण करना देखना चाहूंगा कि हॉट योगा भी है। हॉट योगा का मतलब ये होता है कि भारत में योगी कैवल्य प्राप्त करते हैं, उसका कारण यह है कि यहाँ का तापमान विषुववृत्तीय होने के कारण, कर्कवृत्त के अंदर के होने के कारण अत्यंत गर्म रहता है। और साल्वेशन जिसको, लिबरेशन जिसको, कैवल्य जिसको कहते हो, वो गर्म तापमान में होगा विषुववृत्तीय प्रांत में। अमेरिका में आपका लिबरेशन नहीं हो सकता, कैवल्य। तो अगर अमेरिका में आपको लिबरेशन चाहिए तो थोड़ा गर्मी पैदा करो, पसीने से रेबजेब हो जाओ, है ना। तो ऐसा योग, हॉट योगा, पसीने से रेबजेब करने वाला योगा देने वाले गुरु थे
वहां के जिसका एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्तित्व था, जिसको कहा जाता है विक्रम योगा। तो इसके ऊपर नेटफ्लिक्स पर सीरियल बनी हुई है, उम्मीद करता हूं कि कई लोगों ने देखी होगी। तो विक्रम योगी गुरु प्रीडेटर, आप शब्द देखो, प्रीडेटर, क्योंकि महिलाओं को शोषण करने वाले योगा गुरु होते हैं। भारत में तो बहुत सारे ही, अमेरिका में भी हमारे लोग पहुंच गए। ऐसा ही दूसरा एक योग जिन्होंने स्थापित किया था वो थे, जिसका विवरण मैं कर रहा हूं। नाम तो था एक जमाने में 70 के दशक में, लेकिन 80 के दशक के बाद वो भी बहुत विवादास्पद बन चुके। इनके ऊपर भी एक सीरीज बना वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। तो ये जरूर देखिएगा कि योग के स्वरूप और हेतुओं को भ्रष्ट करने का काम ऐसे मॉडर्न गुरुओं ने किया हुआ है। जैसे गुरु हमारे यहाँ भी है, और इनके द्वारा जो योग दिया जाता है उसको कहा जाता है रामदेव योगा। वो कहीं भी किया जाता है। तो पहले मैं ऐसा सिखाता था कि टेलीविजन पर देख करके योग मत करो, लेकिन अब वो खुद योग का प्रचार प्रसार और बिक्री करने के लिए टेलीविजन के पर्दे पर उटपटांग हरकतें करने लगे हैं। ये मॉडर्न योगा है। ऑफिस योगा भी है। तो कहानी खत्म करता हूं और फिर सार बनाता हूं कि अमेरिका में 2016 में एक योग बनाया गया, इसको गोट योगा नाम से, टेक्सास डेलस सिटी में हुआ था। यूनिवर्सिटी कैंपस के ये फोटोग्राफ है। कम नसीब से उस समय में वहां पर था, उसी कैंपस में, और उसी समय लिए हुए ये फोटोग्राफ है। तो उसको गोट योगा कहा जाता है। कैट योगा भी आने वाला है, और डॉग योगा तो है ही है, मुंबई में है। तो अगर आपको गोट योगा करना है तो अपने कपड़े बदलने होंगे। तो इसका भी एक धंधा होता है। और मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति नीचे उतरी, एक युवान महिला थी जो अपनी बॉयफ्रेंड से परेशान थी। उसने उसको बहुत दुख पहुंचाया था, तो दिमाग में बहुत गुस्सा था। तो गुस्सा निकालने के वो रास्ते पर, सड़क पर नीचे उतरी और भरी सुबह चिल्लाने लगी, और उसको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। ये 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और ये उसको पूछा गया क्या कर रहे हो ये सब रास्ते के बीच। बोलती है मैं रेज योगा कर रही हूँ, मेरा गुस्सा निकाल रही हूँ दिमाग से। तो गुस्सा निकालने के रेज योगा भी किया जाता है। और अंत में जैसे इन्होंने कहा, मेडिकलाइजेशन ऑफ योगा। अब योगा सब बीमारियों की रामबाण इलाज मानी जाती है। इसके ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है, लेकिन वो समाज को गुमराह करने के लिए। योग चिकित्सा नहीं है। एलोपैथी भी कोई बीमारी दूर नहीं कर सकती, कोई बीमारी नहीं। तुम्हारी सामान्य जुकाम से लेकर कैंसर तक की कोई बीमारी दुनिया की कोई चिकित्सा पद्धति ठीक नहीं कर सकती। ये मेरे 40 सालों का अनुभव रहा चिकित्सा का। तो योग तो लाचार है, कुछ नहीं कर सकता, और फिर भी उसके नाम से कई सारी किताबें निकाली जाती है। तो अनगिनत 80 के दशक में डॉक्टर डीन ऑर्निस ने अमेरिका में रिवर्सिंग दी हार्ट डिजीज पर एक क्रांतिकारी पुस्तक लिखा था। बहुत चर्चे हो रहे थे उसके, मैंने पढ़ा जरूर। और सभी डायबिटीज आप रिवर्स कर सकते हो, कैंसर रिवर्स कर सकते हो, हार्ट अटैक रिवर्स कर सकते हो करके भरोसा दिया जाता है। ऐसी कई सारी किताबें हैं। कुछ किताबें भारत में भी अभी प्रकाशित होने लगी है, क्योंकि योगा को चमत्कारिक माना जाता है बीमारियों को दूर कर। कल ही मैं किसी व्यक्ति को देख के आया, कैंसर से पीड़ित, और इनको दावा किया जा रहा है कि हम योग से तुम्हारा कैंसर दूर कर देंगे। तो बहुत सारी किताबें भारत में भी निकली हुई है, और अभी हॉट केक की तरह बेहतरीन। तो आपको दवा लेने की कोई जरूरत नहीं, बिना दवाइयों के, बिना औषधों के। और बिना औषधों के मतलब होगा अवतरण चिन्ह में
एलोपैथी की दवाई नहीं लेना है, चाहे डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो। तो योगा को चमत्कारिक माना जा रहा है, इतना पॉपुलर हो चुका है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण मैं बता सकता हूं कि हम परेशान हैं अपनी सभ्यता से। मनुष्य ने जैसे ही पिछले 12,000 सालों के सभ्यता में प्रयाण किया कि जीवन को इतना अटपटा नियमों में बांध दिया गया कि तुमको पेट भरना है तो कमाना पड़ेगा, कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, तुमको प्यार चाहिए तो तुमको कुटुंब चाहिएगा, इसके लिए तुमको शादी करना होगा, खुद के बच्चे होंगे। तो मतलब कि इतने अटपटे नियम बनाए कि उन अटपटे नियमों से गुजरते गुजरते जीवन दुखमय हो गया। तो ये सिविलाइजेशन, सभ्यता हमारे रोगों का कारण है। और अब उन रोगों का इलाज क्या करेंगे? तो फ्रिजो कापरा ने किताब लिखी टर्निंग पॉइंट, वापस जाइए। तो अब जंगली से आप मनुष्य बने, सभ्य मनुष्य, अब मनुष्य से दोबारा जंगली बनिए, वो सही तरीका है। जबकि हम योग के द्वारा इसको दूर करना चाहते हैं, वो गलती है हमारी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि योग शब्द जिसने भी कंसीव किया होगा पहली बार, वहीं से गलती की शुरुआत हुई थी। तो अंतिम दो बात करके मैं पूरी करता हूं। जो डॉक्टर जुनेजा ने बताई कि मॉडर्न योगा का इतिहास लिखने वाली थी एलिजाबेथ मिशेलिस। उसने वर्तमान योग को 4 प्रकारों में बांटा हुआ है। 4 प्रकारों में एक है साइकोसोमेटिक योगा। साइकोसोमेटिक योगा का मतलब होता है वो मनोदैहिक संबंधों पर स्थापित है। उसमें आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि सिखाया जाता है। आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है दूर किया जाता है, और उस स्ट्रेस के कारण जो बीमारियां होती है वो बीमारियां दूर की जाती है। तो वडोदरा भारत में योग इंस्टीट्यूट सांता क्रूज है, कैवल्य धाम संस्था है, ये सब इस मॉडल पर बनी हुई संस्थाएं हैं। कुछ योग होता है पोस्चरल योगा, जैसे कि BKS आयंगर के द्वारा दिया गया। लेकिन BKS आयंगर जहां से सीख के आए थे, उस योग को कहा जाता है अष्टांग विन्यास योगा। ये पोस्चर, आसन आधारित योग चिकित्सा है, योग विद्या है। तो एक ऐसा भी योग परंपरा इस समय है। तो मतलब कि पुरानी परंपराओं को निकाल दीजिए, अब हठ योग, राजयोग इत्यादि निकाल दीजिए, कर्म योग इत्यादि को निकाल दीजिए, और अब ये नया एक परंपरा बना। एक और बना डिनोमिनेशनल योग। डिनोमिनेशनल का मतलब मैं करता हूँ सांप्रदायिक योग, मतलब ब्रह्मा कुमारी वाला योग। ये उनका एक खुद का सोच परंपरा हो गया, बिलीफ सिस्टम हो गया। उनका राजयोग और महर्षि पतंजलि का राजयोग, ये दोनों अलग है। लेकिन अब ये बहुत स्थापित हो चुका है। सहज योग परंपरा और रजनीश की परंपरा, ये उनके खुद के एक संप्रदाय बना दिया उन्होंने, इनका अलग योग बना दिया। और अंतिम है मेडिटेशनल योग, जो दिया गया था हमको महर्षि महेश योगी द्वारा, जिसमें केवल ध्यान की पद्धति सिखाई जाती है। तो 4 प्रकार के आधुनिक योग अब बने। अब मॉडर्न योगा में क्या किया गया वो जरा बताना चाहूंगा मैं पूरा करने के पहले। तो अब आपको योग एकाकी नहीं, योगा स्टूडियो में जाके करना होगा। स्वरूप बदल दिया गया, इसको एक धंधा बना दिया गया। तो बिलियन में, अभी समय बचाने के लिए, $1 बिलियन इंडस्ट्री है ये। अभी अरबों रुपये कमाए जाते हैं इसमें। कई चीज वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। रक्षाबंधन 4-5 मिनट। हाँ, तो मतलब हर चीज देखेंगे। अमेरिका में इस समय माना जाता है कि योग लगभग $70 अरब का बिजनेस है, अमेरिका केवल। तो कौन सी चीजें ज्यादा बिकती है और कौन सी एप्स ज्यादा डाउनलोड की जाती है योग पे आधारित, इसका भी अभ्यास किया गया है। तो बिग इंडस्ट्री नाउ, ऑनलाइन ऑफलाइन। और भारत में भी यही हाल है। भारत में भी योग बिजनेस बन चुका है, और इस बिजनेस को बढ़ावा देने वाली खुद सरकार है, उसको राज्याश्रय मिला हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है ये कि बाबा रामदेव की अब धंधा कितना बढ़ा हुआ है। तो स्वरूप कैसे बदला हमने साधना का? तो एम्प्यूटेशन करना पड़ा।
कुछ अंगों को काटना पड़ा। हम सिखाते थे आपको अष्टांग योग, 8 अंगों से सर्वांगी योग बनता है, जबकि हमने क्या कर दिया, खुद ने उसके कुछ अंगों को काट दिया, क्योंकि वो बहुत कठिन अंग थे, साथ में लेके घूमना बहुत मुश्किल था। जैसे कि यम और नियम निकाल दिए गए, खुद काट दिए, प्रत्याहार निकाल दिया गया। मतलब आप मोबाइल फोन पर योग करते हो, प्रत्याहार का भंग करते हो। आप लैपटॉप का उपयोग करते हो, यूट्यूब देखते हो, व्हाट्सएप पर एक्टिव हो, आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो, फेसबुक पर एक्टिव हो, इसका मतलब है कि आप प्रत्याहार का भंग कर रहे हो। धारणा भी निकाल दी गई और सीधा आपको समाधि तो करना ही नहीं। समाधि का मतलब ये होता है आपको ईगोलेसनेस, अहंकार निकाल देना था, लेकिन ज्यादा अहंकार बनाया क्योंकि मैं स्वार्थी हूं, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं, मतलब मेरा अहंकार तो बनाना है, कमाना तो है, तो समाधि तो नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आसन के आधारित योग सिखाया जाता है, प्रश्नार्थ है मेरा कि ध्यान सिखाया जाता है, लेकिन अब उसको ध्यान नहीं मेडिटेशन कहा जाता है। और बाकी के अंगों को भी निकाल दिया। मतलब कि अब जो योग आप कर रहे हो, बहुत सारे प्रकार बताए, वो केवल आसन आधारित योग है, एकांगी योग है। तो ऐसे योग में मैं आपको बहुत सारी चीजें थी बताना। क्लासिक योग और मॉडर्न योग में बहुत सारा तफावत है, लेकिन 2 चीजें मैं बताता हूं, मैं विवरण टाल रहा हूं। कि पहला एक कि योग और योग शिक्षक अथवा तो गुरु और शिष्य का संबंध आजीवन रहता था। पुराने जमाने में आशय रहता था शिष्य का जीवन कल्याण, कमिटमेंट लाइफ टाइम रहता था, और योग किया जाता था पूरे दिन, पूरा हफ्ता, पूरा सप्ताह, पूरा महीना, पूरा जीवन। जबकि वो आधुनिक योग है, उसमें जो गुरु शिष्य संबंध अथवा तो शिक्षक विद्यार्थी का संबंध है, वो कुछ महीनों के लिए, हफ्तों के लिए रहता है, और बाद में वो संबंध भूला जाता है। जो योग शिक्षक होते हैं वो कमाई के हेतु उसमें पड़े हैं। और दूसरा फ्लर्टिंग रिलेशनशिप है, मतलब कि मेरे गुरु बदलते रहते हैं। अब 1 महीने के लिए ये गुरु है, फिर मैं सहज योग में जाऊंगा, फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जाऊंगा। मेरे फ्लर्टिंग रिलेशनशिप है, कमिटमेंट दोनों का कोई है नहीं। तो ऐसा एक विकृत योग इस समय बन रहा है। तो गुरु शिष्य परंपरा बदली है। बहुत सारे लोगों ने आधुनिक योग को नींव रखी थी, अच्छी रखी थी, लेकिन इमारत अच्छी नहीं बना पाए हम। वैसे कुछ लोग थे जिन्होंने योग की नींव रखी हुई आधुनिक, इनका आदर पूर्वक नाम लेते हुए क्षमा चाहता हूं कि, और कुछ योगा गुरु हाईली कंट्रोवर्शियल, इनकी आगोश में मत पड़िएगा। ये तो योग निकेतन आ चुके हैं, बहुत धंधेबाज आदमी है, इनके ऊपर बहुत विवाद हो चुका है, इनके ऊपर भी विवाद हो चुका है। ये सब सम्माननीय लोग थे, पुराने, लगभग 100 साल पहले के आधुनिक योगा के। तो ऐसे लोगों को भूलकर योग को नई राह बताएं, तो मॉडर्न योगा पूरा करने के लिए अब जिम्नास्टिक्स बन चुका है, उसका स्वरूप हेतु बदल चुका है। सेल्फी आसन अभी होता है, अभी सेल्फी आसन योग का नकारात्मक चित्र रजू करने के लिए, मुझे खेद है। अब योग को योग नहीं कहा जाता। हरिओम। Thank you, sir.
योग की कल आज देख ली, अभी आने वाले कल क्या है डॉक्टर रितेश सर बताएंगे, रितेश पाठक। उनका थोड़ा परिचय दूं तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस अनुभवी योग शिक्षक है। उनका ओपी रोड पे, यहाँ बड़ौदा में ओल्ड पार्रा रोड पे लाइफ स्प्रिंग इंस्टीट्यूट करके योग का उनका क्लासेस है। वो बहुत सारे वर्कशॉप भी करते हैं और देश विदेश में यहाँ हमारे भारत में और भारत के बाहर भी बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं। अभी ही थोड़े दिन पहले ही वो सिंगापुर जाके आए हैं। उन्होंने 99 में योग के अभ्यास की शुरुआत की थी। बेसिकली ग्रेजुएशन उन्होंने आयुर्वेद में किया हुआ है और फिर मास्टर्स योग में किया हुआ है। योग का आधुनिक विज्ञान क्या है उसके बारे में उनका अनुभव और ज्ञान बांटना उनको बहुत अच्छा लगता है। नई नई चीजें सीखना उनका बहुत अच्छा शौक है। हाल में वो वायोलिन सीख रहे हैं, तो जिससे भक्ति योग में भजन और वो सब करने का उनका आगे का शौक है। थैंक यू सर। लगाना है ना? आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अपने आप को यहाँ पर पाकर बहुत सुखद अनुभव कर रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ योग निकेतन, किरण सर और आप सभी का कि मुझे ये मौका मिला है कि आपके समक्ष मैं अपने कुछ विचार रख सकूं फ्यूचर ऑफ योगा को लेकर। तो जैसा कि किरण सर ने अभी कहा कि नींव बहुत अच्छी रखी गई थी, इमारत कुछ बहुत सुंदर नहीं दिख रही है, तो अभी भविष्य क्या होगा। एक हिंदी के बहुत प्रखर कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, उनकी कुछ लाइनें हैं। तो वो कहते हैं कि हम क्या थे क्या होंगे, हम क्या थे क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। और फिर उनका जो आंसर है वो आंसर करते हैं कविता में ही, कहते हैं कि शानदार था भूत और भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। तो योग का भविष्य क्या होगा वो निश्चित ही इतिहास तो क्या अपने हाथ से, इतिहास में जाकर अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो निश्चित ही भविष्य अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे चर्चा का ये विषय नहीं है। मेरे चर्चा का विषय है, मैं स्वीकार करूं या ना करूं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इस समय जो संसार में, जैसे किरण सर का कहना था कि योग का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है और इस तरह से बदल गया है कि वह पूरी तरह से कॉमर्शलाइज्ड हो गया है, पूरी तरह से कंज्यूमरिज्म जो है, उपभोक्तावाद, उसके चंगुल में आ गया है और उससे उसी तरह से वो डेवलप कर रहा है और शायद भविष्य में भी ऐसा ही डेवलपमेंट अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं योगा के स्टेक होल्डर्स हैं। नाम थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा शायद आपके सुनने में, लेकिन ये वास्तविकता है, हम सब योग के स्टेक होल्डर्स हैं और स्टेक होल्डर्स होने के नाते हमको निश्चित करना है कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। स्टेक होल्डर
की जो भूमिका है वो हम कैसे वर्तमान में निभाएं कि हम आने वाले योग के भविष्य को वैसा बनाए रखें जैसा हमारे पूर्वज या जो रियल कंट्रीब्यूटर्स थे योग के, या जिन्होंने योग का विजन रखा था, संसार को एक सुखद संसार को, एक सुखद संसार, एक बेहतर संसार। सुखद संसार क्या है, आप वापस में ये टॉपिक जो है वो डिबेटेबल हो जाएगा। तो जैसा भी संसार रहा हो, फिर एक लाइन है कि आओ इससे बेहतर छोड़ें। सेकंड लाइन है ये कि हमने जो कुछ भी पाया है, हमको जो कुछ भी जैसा मिला है, हम उसे बेहतर करने का प्रयास करें। तो हमको जो भी मिला है योग में, हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हम अपनी व्यक्तिगत जो भूमिका है अगर उसको हम सुनिश्चित कर सकें तो निश्चित ही भविष्य कुछ बेहतर और कुछ अलग हो सकता है। अदरवाइज अन्यथा जिस तरह से वर्तमान है वही भविष्य होने वाला है। तो अभी का जो वर्तमान में जो योग है उसको ध्यान में रखते हुए योग का भविष्य क्या होगा उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो एक ये मडैबो टुटेंडे एक फ्यूचरिस्ट है जो फ्यूचर की कल्पना करती हैं कि भविष्य कैसा होगा, और उसके बारे में उनका एक कॉन्सेप्ट है। तो एक लाइन जो है इसमें वो कहती हैं कि इट इज अबाउट फाइंडिंग द पैटर्न्स, इट इज अबाउट फाइंडिंग द पैटर्न्स, मेकिंग श्योर यू आर कैचिंग एवरी टाइम हिस्ट्री हैज राइम्ड विद इटसेल्फ। तो जो हिस्ट्री है वही वर्तमान होगा और वही फ्यूचर होगा। अगर हमारा इंटरवेंशन जो है वो बहुत प्रिसाइज नहीं है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी निश्चित नहीं करते हैं तो कोई अंतर आने वाला नहीं है। जैसा पैटर्न है, जिस तरह का पैटर्न देखा गया है पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से वही फ्यूचर में ट्रांसफर होने नो साउंड। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। 5 महीने में या नवंबर के आसपास मैं कह सकता हूँ कि नवंबर में आखिर में या नवंबर मिड में एक जो मेरा अनुभव हो रहा है वो कुछ इस तरह है कि योग एजुकेशन जो है वह भी टर्म यूज करते हैं ना कि 2024 कॉमर्शलाइजेशन, योग की जो एजुकेशन है वो भी कॉमर्शलाइज होती जा रही है, और जो कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावाद है, उसको वो फॉलो कर रही है, जैसा कि हमारा इस समय पूरा एजुकेशन सिस्टम हो गया है। और इसी तरह से इसी को देखते हुए आने वाले समय में और ज्यादा इंस्टीट्यूट्स आएंगे योग के। वो कॉलेज के फॉर्म में होंगे, वो यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में होंगे। आपने देखा भी कि योग की कितनी सारी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, जहां पर एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन रही हैं जो केवल योग का काम करती हैं, जहां केवल योग की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनमें योगा की नई फैकल्टीज शुरू की जाएंगी आने वाले समय में। अलग से कॉलेजेस बनेंगे, अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे। तो योग का जो एजुकेशन है वो इस तरह से लगातार बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ रहा है। इस समय वर्तमान में ही बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। ये कैसा होना चाहिए इस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये ठीक है या नहीं है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में योग के क्षेत्र में ये जिस तरह का पैटर्न है उस तरह से ये सारी चीजें होंगी। योगा में कंटिन्यूइंग जो एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल्स योग के या जो केवल योग का जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनको अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यूइंग हर एक प्रोफेशनल फील्ड में, जैसे मेडिकल में होता है,
मेडिकल जो एजुकेशन होती है वो कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो योग में हो रहा है और वो आगे भी होता रहेगा और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होगा। जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, अभी अभी जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता चला जाएगा योग में, ये सारी जानकारियां बड़ी क्रिस्प होती चली जाएंगी। क्रिस्प इन द सेंस मतलब एक होता है होलिस्टिक और एक होता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच होती है, जो मतलब एकदम हम बाल की खाल निकाल सकेंगे, मतलब नॉट अ गुड वर्ड बट दिस इज अ राइट वर्ड टू एक्सप्लेन। नो, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन, बहुत ज्यादा एक एक चीज जानने की कोशिश की जाएगी। प्राणायाम क्या है, फिर प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि क्या है, फिर कपालभाति क्या है, सबको पूरी तरह से उसको जाना जाएगा, जानने की कोशिश की जाएगी। और फिर उसके माध्यम से हो सकता है कि आगे वाले आने में केवल कपालभाति का वर्कशॉप आपको अटेंड करने को मिले, या हो सकता है कपालभाति के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपडेट करने का मौका मिले। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। इसी तरह से ये कैसे होगा, क्योंकि इस समय जिस तरह से रिसर्च हो रहे हैं, दुनिया की लगभग सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज विदेशों में खासतौर से मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा इंटरेस्ट आया है योग में। तो हर तरह से आप देखेंगे, इस समय जब से मैं देख रहा हूँ, मेडिकल डॉक्टर्स अभी योग को जान रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट कर रहे हैं थेरेपी पर्पज से, कि इस तरह इससे कहीं ना कहीं रोगों को फायदा मिल सकता है। योग, जैसे किरण सर ने कहा, योग चिकित्सा नहीं है, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, बट फ्यूचर इज, बट प्रेजेंट में देख रहे हैं आप योगा, जैसे योगा का हेवीली मेडिकलाइजेशन हो रहा है और फ्यूचर में आपको वो इस तरह से देखने को मिलेगा। तो जो एजुकेशन है उसमें अभी जो है वो थोड़ा ट्रेडिशनल है हमारा एजुकेशन। हम ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत डिबेट्स, हॉट डिबेट्स चालू हो गए हैं। ट्रेडिशंस कितना फॉलो करना चाहिए, ट्रेडिशंस ठीक भी है कि नहीं है, या कोई गुरु आए, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक ट्रेडिशन डेवलप कर लिया, अब नाउ वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, हमारा ट्रेडिशन ऐसा ही रहना चाहिए, ट्रेडिशंस में कुछ चीजें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स का अपना काम करने का तरीका होता है, जैसे सर ने कहा कि फ्लर्टिंग रिलेशनशिप है, आज मेरा गुरु ये है, कल मेरा गुरु बदल जाता है, या पुराने वाले गुरु, या जहाँ से हमने सीखा उसके प्रति हमारा कोई कमिटमेंट नहीं होता, तो हम ऐसा भी करते हैं। इसलिए एक खींचतान का बड़ा माहौल चल रहा है एजुकेशन में भी। हम जाते हैं, किसी को अटेंड करते हैं, वहां से चीजें ली, वहां से चीजें ली, वहां से चीजें ली, और एक अपनी नई चीज बना दी। बहुत चल रहा है और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है। नो, नहीं तो आने वाले समय में आप देखेंगे, अगर ये सब में लीगैलिटी आ जाती है तो बहुत सारे गुरु शिष्य को आप कोर्ट रूम में पाएंगे। तो इस तरह से योगा एजुकेशन बढ़ने वाली है और आपको आने वाले समय में और अच्छे संस्थान मिलेंगे जो योगा के फील्ड में आपको एजुकेट कर रहे होंगे। तो ये पहला स्टेक होल्डर है योगा एजुकेशन। तो जो लोग योगा एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर वो अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, उनको सोचना चाहिए। दूसरा स्टेक होल्डर है योगा रिसर्च। ये इस समय का हम क्या कहते हैं उसको, ध्वजा लेकर आगे चल रहा है योगा रिसर्च, योगा के फील्ड में। तो इस समय जो कुछ भी बातें हो रही हैं मॉडर्न टाइम में, वो योगा रिसर्च के आधार पर करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ एक बात है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो खुद बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं वो आगे आके कह रहे हैं कि हमारी जो मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो बहुत ऑप्ट नहीं है, बहुत 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 परिष्कृत नहीं है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन योगा के ऊपर वो अच्छी तरह से काम कर रही है। और इसलिए मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा आयुर्वेद को भी जाना है, थोड़ा योग को भी, तो आयुर्वेद में वो मॉडर्न जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है, और योग में वो रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छी तरह से काम कर रही है। उनके कुछ बेसिक कारण है, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन योगा रिसर्च, योगा रिसर्च मुझे याद आया, सर ने कहा था योगा, और मेरा अभ्यास योगा का ही हो गया है, कहने का माफ कीजिएगा। लेकिन योग रिसर्च इस समय देखिए, हिंदुस्तान में, भारत में सबसे ज्यादा योग रिसर्च हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जहां भी योगा रिसर्च हो रहे हैं सबसे ज्यादा भारत में हो रहे हैं। शुरुआत बताना चाहूंगा कि योगा रिसर्च की शुरुआत बड़ौदा में ही हुई थी, स्वामी कुवलयानंद जी के माध्यम से। उन्होंने पहला योगा रिसर्च यहाँ पर करने की कोशिश की थी, अग्निसार क्रिया, या जिसे हम उद्यान बंद कहते हैं, उद्यान बंद, यहाँ पर ही उन्होंने, जब ये मेडिकल कॉलेज नहीं था, हॉस्पिटल हुआ करता था, तो अपने कुछ मित्रों की सहायता से
उन्होंने माधव दास जी जो मालसर में उनके जो गुरु जी थे, उनके कहने पर उन्होंने एक उस रिसर्च का नाम ही उन्होंने, या वो जो डिवाइस उन्होंने डेवलप की थी उसका नाम ही उन्होंने माधव दास वैक्यूम बनाया, नाम दिया था। तो उद्यान वन में जो अंदर हमारे नेगेटिव इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट होता है उसको उन्होंने मेजर करके बताया था। तो हम बड़े गौरवान्वित हैं और ये हमको अच्छा लगना चाहिए जानकर कि जो योग रिसर्च है उसकी शुरुआत, पहला दुनिया का कोई भी किसी तरह का योगा रिसर्च पहला जो हुआ वो बड़ौदा में हुआ था। तो योगा रिसर्च की जो फील्ड्स है वो देखिए, योगा फॉर वेलबींग, कैसे आपको अच्छा रखना, ज्यादातर काम जो हो रहा है योग का रिसर्च में वो हेल्थ के फील्ड में ही हो रहा है, हेल्थ केयर को लेकर हो रहा है। तो योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर डिसीज मैनेजमेंट, योगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, योगा फॉर रिहेबिलिटेशन, योगा फॉर मेंटल हेल्थ, योगा इन एजुकेशन, योगा फॉर प्रोडक्टिविटी, योगा इन स्पोर्ट्स, योगा इन पेन मैनेजमेंट, योगा फॉर हैप्पीनेस, ये सब कुछ योगा के रिसर्च है, फील्ड है। इनसे भी ज्यादा बहुत सारे योगा के रिसर्च फील्ड है जिन पर काम चल रहा है। कुछ जो सोशियो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी योगा के इंटरवेंशन के आधार पे करने की कोशिश, लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कुछ लोग आर्ट्स को लेकर, म्यूजिक के लेकर, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जो योग में रुचि लेने वाले लोग हैं और उनका कोई पहला प्रोफेशन है, मान लीजिए कोई फिलोसोफर है, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कोई थियोलॉजी पढ़ रहा है, तो उस सब में वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि योगा, यहाँ योग का जो अध्ययन है या योग का जो अनुसंधान है वो इस फील्ड में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या। तो कुछ अच्छी चीजें आगे आने वाले समय में देखी जा सकती हैं योग के माध्यम से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रैक्टिस के अलावा जो फिलॉसफी पार्ट है उसके माध्यम से आपके जीवन में कुछ सुधार आए, ऐसे अनुसंधान, ऐसे रिसर्च आपको आगे पढ़ने को मिल सकते हैं। तो ये रिसर्च जो है योगा का जो आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। योगा का तीसरा स्टेक होल्डर है योगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिशनर्स इसमें आएंगे, प्रैक्टिशनर, साधक। योगा प्रैक्टिस किस तरह से बदलेगी आने वाले समय में, तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगा मॉनिटरिंग का। अभी क्या है, जब योग को साधना की तरह किया जाता है तो योग साधना का मतलब ही है कि आप जब साधना करते हैं तो आप उसको मॉनिटर करते हैं, खुद से मॉनिटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिसाइड हर सत्र में, हर सेशन में आपको मालूम पड़ता है कि आज आप कितना आगे बढ़े, मन कितना शांत हुआ, कितना आप अपनी समस्याओं पर सोचने के लिए तैयार हुए, कितना आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना अपने आप को आप जान रहे हैं, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, यम के माध्यम से, नियम के, इस तरह से आप निरंतर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्योंकि योगा फिजिकल होता चला जा रहा है तो ये जुम्मा जो है वो साइंस ले रही है। साइंस कह रही है कि आप योगा करिए, हम आपको मॉनिटर करेंगे। तो आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि आप बैठे हैं, आपके मैट में ही कुछ डिवाइस होंगे, कुछ सेंसर्स होंगे जो आप एक सिर में लगाएंगे, एक चेस्ट में लगाएंगे और एक स्किन में लगाएंगे, और आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कि अब आपने आसन जो किया उसमें आपकी ब्रीदिंग ठीक नहीं थी और आपको सामने से सिग्नल आएगा कि ब्रीदिंग ठीक करो। और मुझे लगता है कि ये ठीक भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं जैसा अनुभव कर पा रहा हूँ, कितने भी हम प्रयास करें, कितने भी अच्छे से हम पढ़ाने का, बताने का प्रयास करें, साधक भी कितना अच्छे से करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन इतना फास्ट है कि हम उतना प्रिसाइसली काम नहीं कर पाते हैं। तो योग साधक जो स्टूडियो में आ गया है उसको ये शायद करना पड़ेगा, जो घर में कर रहा है, जिसको अभी भी ये विश्वास है कि वो खुद से कर सकता है, तो वो शायद अभी भी जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है कि आप साधना करें, खुद को जाने और आगे बढ़ें। लेकिन बहुतायत मेजॉरिटी में हमको ये बायो फीडबैक सिस्टम काफी काम करेंगे, इससे रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, आपने भी देखा होगा बीइंग टीचर्स, मैं भी देख रहा हूँ कि लोग सालों साल आते हैं, 10 साल आते हैं और उनके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता जो होना चाहिए फिजियोलॉजिकली। मैं अध्यात्म की बात नहीं करता हूँ अभी, केवल ये कहूँ कि आपका शरीर ही, आपका बायो फीडबैक, आपका हार्ट रेट, आपका ब्रेथ रेट, आपका थोड़ा मेटाबॉलिज्म, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपके सिस्टम्स में, इतना ही आ जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसका ये कारण है कि मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रही है, और वो मॉनिटरिंग ठीक करने के लिए आप मैनुअल मॉनिटरिंग के बजाय बायो फीडबैक पे ज्यादा रिलाय करेंगे और आपकी जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा बेटर होगी। तो बायो फीडबैक जो मॉनिटरिंग है वो बहुत तेजी से आगे आएगी। हो सकता है ऐसा हो कि आप, या मान लीजिए कक्ष में 100 लोग हैं और योग कर रहे हैं, तो एक सामने मॉनिटर होगा और सबका उसमें नाम होगा या मैट नंबर होगा 1 2 3 4 5 6। हम उसको, मैं यहाँ से बीइंग अ टीचर मैं देख पाऊंगा और मैं बोल पाऊंगा कि भीगू जी का हार्ट रेट जो है वो अभी बढ़ा हुआ है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को स्लो कर दें।
मैं यहाँ से देख पाऊंगा। और मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि अब हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, 108 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हमको पता है कि सबकी क्षमता अलग अलग है। तो 108 सूर्य नमस्कार करने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि आपको हार्ट रेट इतना मेंटेन करना है आपकी उम्र के मुताबिक, आपकी एज के मुताबिक, और आप इस स्पीड को फॉलो कीजिए। तो वो 108 भी हो सकता है, किसी के लिए वो 120 भी हो सकता है, किसी के लिए वो 50 भी हो सकता है। तो इस तरह से वो बायो फीडबैक आपको, जो साइंस जो ऑब्जर्वेशन है प्रिसाइज, वो इम्पोर्टेंट है और वो आगे होगा। प्रैक्टिस में मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ेगा। आप देख रहे हैं मेडिटेशन, जिस तरह से आसन ने जोर मारा है, जोर पकड़ा था, पकड़ा है, पकड़ा रहेगा, वैसे ही मेडिटेशन पर भी थोड़ा ज्यादा चर्चा होने लगी है। अभी मैं पिछले दिनों सिंगापुर में था, तो मैंने वहां पर मेडिटेशन और प्राणायाम के भी वर्कशॉप्स किए, और उसमें लोग काफी रुचि ले रहे थे। जो आसन नहीं करते उसमें से कुछ साइंटिस्ट भी थे, सीनियर साइंटिस्ट थे, अलग अलग फील्ड से लोग आए थे, बाहर के लोग थे, इंडियंस थे। तो मेडिटेशन भी सीखना चाह रहे हैं और प्राणायाम भी सीखना चाह रहे हैं। तो आसन से थोड़ा सा लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि आसन इज नॉट एवरीथिंग। और 1 घंटे की आसन क्लास में, 1 घंटे की क्लास, उसमें आपका जब आप पे करते हैं तो यू वांट मोर एंड मोर, एंड दैट मोर एंड मोर इज अबाउट फिजिकल मूवमेंट्स। नो, इफ यू, अगर आप उनको बैठा दें शांत कि आप ध्यान करो, तो वो कहेंगे ये मेरा जो मनी वैल्यू है ना उसको मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से 1 घंटे के बाहर प्राणायाम की क्लासेस, मेडिटेशन की क्लासेस हो रहे हैं। योगा फॉर रिलैक्सेशन, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में 1-1 घंटे के बाद 1-1 मिनट के रेस्टिंग पीरियड होते हैं, 1 मिनट के, 2 मिनट के, 2 मिनट आप डीप रेस्ट में जाइए, कम बैक। क्योंकि लोगों को मालूम पड़ रहा है कि पूरी दुनिया रेस्ट, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि योग का जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा आज के समय में उपयोग है, हो सकता है सोसाइटी के लिए, वो है उसको रेस्ट देना, स्लो डाउन करना। और उसके अलग अलग प्रैक्टिस में वो आएगा, आ ही गया है। फिर यौगिक काउंसलिंग, योग जैसे अभी साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, वैसे ही योगा फिलॉसफी को लेके काउंसलिंग, या दोनों को मिक्स करके इस तरह की बातें आपको आगे देखने को मिलेंगी। योगा रिहैबिलिटेशन, कार्डियक रिहैबिलिटेशन, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, नो, ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, ये सब जो फिजियोथेरेपी में जो टर्म्स यूज देखे होंगे आपने, वो योग के फील्ड में भी आपको, यहाँ तक कि आपको जानकर शायद अच्छा लगे कि एमडी जो होती है योगा इन रिहैबिलिटेशन, एस व्यासा में ऑलरेडी उनका 3 साल का एक कोर्स चल रहा है, योगा इन रिहैबिलिटेशन। योगा थेरेपी आप देख रहे हैं इस समय, हमने थेरेपी, जानते हो या ना जानते हो, हम थेरेपी करते जरूर हैं। तो क्योंकि लोगों को लगता है कि योग से रोग ठीक हो सकते हैं, और योगा थेरेपी लोग कर रहे हैं। फिर योगा फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब बच्चों के लिए, फर्टाइल वुमन के लिए, मेनोपॉज के बाद के लिए, ओल्ड एज के लिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, तरह तरह की डिफरेंट पॉपुलेशन आप जितनी बना लीजिए, और आप देखेंगे कि उसमें प्रैक्टिस जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह से प्रैक्टिस बदलेगी। डिफरेंट स्टाइल्स, जैसे अभी आपने देखा गोट योगा, कैट योगा, डॉग योगा, ये तो ठीक है, ये तो मतलब बियर योगा, नाम आते हैं, इनको हाइप ज्यादा किया जाता है, इनका ज्यादा महत्व है नहीं। लेकिन जो पुराने स्टाइल्स हैं, और जिन स्टाइल्स को हमको थोड़ा इनके बारे में विचार भी करना चाहिए, गुरु कहीं ना कहीं मिसलीड हो सकते हैं, लेकिन जो सिखा रहे हैं उसमें चीजें बेहतर होती हैं। तो हमको टीचर्स, हमको जो विचार है, योग का जो विचार है, योग की जो फिलॉसफी, उसको पकड़ के रखना चाहिए। आपको लगता है कि गुरुज जो है वो अगर ठीक नहीं कर रहे हैं, तो दे कैन बी साइडलाइन, बट जो जो सिखा रहे थे, वो जिस विचार को उन्होंने पकड़ा था, वो विचार ठीक है कि हमको उस पर विचार करना चाहिए। तो जो स्टाइल्स हैं, आपको बहुत सारे स्टाइल्स ऐसे मिलेंगे जो बहुत, जैसे मैं कई सालों से अयंगर योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो वास्तव में योग का जो योग की जो आत्मा है उस तक आपको ले जा सकता है। क्योंकि उनके वो क्या सिखाना चाहते हैं आपको ये देखना है, आप क्या सीखना चाहते हैं ये अलग बात है। क्योंकि अयंगर योग ही एक ऐसा योग है जो आज तक, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि वो कंज्यूमरिज्म के कैप्चर में नहीं आया है। अभी तक उन्होंने अपनी प्योरिटी बना के रखी है। अगर वो चाहते तो जितने आप प्रॉप्स देखते हैं, एक एक ब्रिक जो आप दुनिया भर में देखते हैं, उसका उनको पैसा मिल रहा होता, मतलब पेटेंट का। लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों के, अमेरिका से लोग आते थे, उनको कहते थे कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, नो, आप पता नहीं आप कितने मिलियनर बिलियनर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, योग मेरा नहीं है, मैं केवल एक माध्यम हूँ, जो मुझे ऊपर से आता है मैं उसको पास ऑन करता हूँ। तो जो भी जितने भी एक यहाँ तक योग मैट है ना, हर एक योग मैट भी, जो ये सिंथेटिक, ये जो रबर योग मैट होता है, ये जो रबर मैट है, इसका भी पेटेंट गुरुजी के, मतलब वीकेएस अयंगर के पास में होता, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं, तो उन्होंने उसको प्योरिटी को बना के रखा है।
इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे अभ्यास मिलेंगे, ऐसे स्टाइल्स मिलेंगे जिनमें प्योरिटी है। हम उनको देखें और उनसे कंज्यूमरिज्म को अलग करें तो हम उनके वास्तविक रूप को देख सकते हैं और हम उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह से योगा प्रैक्टिस इस तरह से चेंज होगी आने वाले समय में। योगा टीचर्स का भविष्य क्या है? आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन आएंगे, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स और योग अभी थोड़ा शामिल हो गया है, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन ठीक नहीं हो पा रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन को डाइल्यूट किया जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वो मास से जुड़ गया है। तो उसमें काफी सारा, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता है कि शुरुआत हुई है और ये शुरुआत बेहतर बेहतर होती चली जाएगी। तो स्किल्स और नई नई स्किल्स ऐड होंगी, योगा टीचर्स अपने आप ही ऐड करेंगे। क्योंकि आप देखें तो योगा टीचर्स जो अभी ठीक कर रहे हैं, किस तरह से ठीक कर रहे हैं? वो दो एस्पेक्ट है, फाइनेंशियली ठीक कर रहे हैं या रिजल्ट्स के लिए ठीक कर रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो उनका जो सक्सेस है, जो उनका इवोल्यूशन है, इवॉल्वमेंट है, वो बेहतर है। तो वो इस वजह से है कि उनकी स्किल्स अच्छी है, कहीं ना कहीं उन्होंने पर्सनल स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो स्टाइल का मतलब है कोई एंगर योगा में विशेषज्ञ है, कोई हठ योगा में है, कोई विन्यासा में है, कोई विनी योगा में है। ऐसे बहुत बहुत तरह के योगा जो फॉर्म्स है, राज योगा में है। तो इस तरह जो ऑथेंटिक फॉर्म्स हैं उनमें आपकी कुशलता होनी चाहिए। मास्टर ऑफ ऑल नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय आपको पता है कि मीडिया का समय है और सबको सब कुछ पता है और लोग आपसे बात करने के पहले आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो इस समय आपको विशेषज्ञता लानी पड़ेगी अपने अभ्यास कराने में, टीचिंग में, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स मतलब मेडिटेशन टीचर, आसना टीचर, प्राणायाम टीचर। मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप आसन सिखाते हैं तो अपने आप को आसन टीचर बोलिए, योग टीचर मत कहिए। अगर आप अपनी क्लास में यम, नियम, प्राणायाम नहीं समझाते तो आप कहिए कि आप आसन टीचर हैं, आप आसन ही सिखाते हैं और इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, इसका ये एस्पेक्ट है। अगर आप योग टीचर है तो इसका मतलब है कि आने वाला व्यक्ति ये नहीं कहना चाहिए कि मैं यहाँ योग सीखने आया हूँ, क्या आप मेडिटेशन भी सिखाएंगे? ये बहुत बड़ी भ्रांति, और बहुत तेजी से यहाँ तक कि बड़े बड़े गुरु भी इस बात को स्पष्ट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ योगा करो और मेडिटेशन अलग से करो, क्योंकि कंज्यूमरिज्म का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो कंज्यूमर चाहता है हमको वही देना होता है और हम उसको इम्प्रूव भी नहीं कराना चाहते क्योंकि हमको उसकी नीड का पता है। अब हम उसको प्रोडक्ट बना के देंगे और उससे पैसा लेंगे। तो इन सब बात, ये हमारी व्यूइंग योगा टीचर, हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम क्या सिखा रहे हैं और हम उसको स्पष्ट करें। प्राणायाम टीचर, योगा थेरेपिस्ट आगे आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे, कुशल योगा थेरेपिस्ट। और योगा काउंसलिंग का जो पार्ट होता है लाइफ की डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, वो योगा फिलॉसफी मेरे ख्याल से काफी हद तक मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ में मिलकर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो उसका उपयोग किया जा रहा है। कैबल्य धाम में, लोनावाला में 2018 में एक वर्कशॉप थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी था वहाँ पर। तो वहाँ पर यही सब चर्चाएं चल रही थी। तो एक जो डिस्कशन था उसमें ऐसा पूछा गया कि आप लोगों ने, मतलब विदेशियों ने, विदेश के ज्यादातर लोग थे वहाँ पर पैनल में, आप लोगों ने योग को फिजिकल बना दिया है। तो एक स्वीडन से एक महिला साइकोलॉजिस्ट थी वो, और योगा की निष्णात भी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये आर्गुमेंट है इसमें कि ऐसा नहीं है, जो लोग यहाँ से गए उन्होंने एक्चुअली उसको फिजिकल फॉर्म में करके दिखाया हमको। तो आप देखिए, जो भी मास्टर्स यहाँ से जा रहे थे, फिलॉसफी की बात तो कर ही रहे थे वो, लेकिन जो बहुत सारे टीचर्स यहाँ से बाद में गए लाइंड अप होके, एक के बाद एक, उन्होंने जो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस किए वो बहुत फिजिकल थे। और वो लोगों को, वहाँ लोगों ने उसको क्या मतलब अच्छा लगा लोगों को, लोगों ने शुरू कर दिया। और जब शुरू हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो किसी ने शायद चेंज नहीं किया और वो लगातार चलता रहा, इसलिए वो ज्यादा फिजिकल हो गया। उनका ऐसा कहना था कि अब हमको मालूम पड़ा है कि योगा की फिलॉसफी भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, अब हम उस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने, व्हाट ही वाज सेइंग इज कि जैसा हमने योगा के फिजिकल फॉर्म को जो आपने हमको दिया था, हमने उसको थोड़ा रिफाइन किया है, रिसर्चेस किए हैं नो। जैसे आप देखें कि अष्टांग विन्यास जो होता है उसमें बहुत सारी इंजरीज होने की संभावना है अगर आप उसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, क्योंकि उसमें रिफाइनमेंट नहीं हुआ था, एवोल्यूशन नहीं हुआ था। बाहर के लोग आए, उसमें मेडिकल डॉक्टर्स भी थे, ऑर्थोपेडिशियंस भी थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि अगर आप बार बार चतुरंगदंडासन करेंगे तो आपके कंधे पर लोड आ सकता है, शोल्डर की इम्पिंजमेंट हो सकती है। तो उन्होंने उसको कहा कि इसको हटा देते हैं,
या इसको कम कर देते हैं, जबकि वो हर साइकिल में आपको करना है, उन्होंने इसको कम कर दिया। इस तरह से उन्होंने रिफाइनमेंट किया। उन्होंने कहा अब हमको फिलॉसफी के बारे में मालूम पड़ा है, हम फिलॉसफी के साथ में इसको इम्प्रूव करके आएंगे और शायद आपको ये अच्छी लगे। तो ये प्रयास चल रहे हैं कि चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। तो योगा काउंसलिंग आने वाले समय में आपको योगा कंसल्टेंट भी देखने को मिल सकते हैं, जो केवल कंसल्टेंसी का काम करेंगे। आपको जाके आप जाएंगे, आप पूछेंगे कि मुझे सोल्यूशन चाहिए लाइफ की किसी भी फील्ड का योगा के थ्रू, और वो आपको सोल्यूशन देंगे और आप जाके उसका सोल्यूशन लेंगे कहीं ना कहीं जाकर। और वेल एक्वेंटेड विद टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। तो टीचर्स जो है आने वाले समय में उनको आपने देखा होगा कि जो स्किल्स भले थोड़ा कम हो, लेकिन अगर वो टेक सेवी हैं, उनको टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है, और अगर वो सोशल मीडिया अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो उनके पास ज्यादा लोग हैं प्रैक्टिस करने के लिए। खासतौर से कोविड के बाद से आप ये देख रहे होंगे अपने आसपास। तो अगर आप भी आने वाले समय में बीइंग अ टीचर अपने आप को थोड़ा और ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का यूज आना चाहिए। ये सही है गलत है, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन इट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर व्हाट इट कुड बी। लास्ट में है योगा बिजनेस। नो अगेन ये मतलब ये वर्ड जो है आप इससे थोड़ा इत्तेफाक शायद नहीं रखते हो, योगा बिजनेस, लेकिन है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसमें ये देख सकते हैं आपका रोल क्या है या नहीं है। लेकिन योगा बिजनेस तो है, योगा बिजनेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर पैसा इन्वॉल्व है तो उसका काम करने का तरीका ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगा में बिजनेस, अगर योगा बिजनेस खराब है तो हर तरह का बिजनेस फिर खराब है। क्यों? क्योंकि हमने जिस तरह से सोसाइटी को बनाया है, उसमें जो हमने पैसे का रोल डाला है, जैसे यहाँ पर ही योगी अरविंद के बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा कि योगी अरविंद को जो सैलरी मिलती थी, वो अपने घर के सेंटर टेबल में, यहाँ पर ही अरविंद हाउस में, अरविंद जो अरविंद निवास है, जो अरविंद आश्रम है इस समय, वहां जब वो रहते थे तो उनको जो सैलरी मिलती थी 1906-7 में, वो सैलरी 700 रुपए होती थी, और वो लाके सेंटर टेबल पे रख देते थे। और उनके एक बार मित्र ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, नो बड़ा पैसा है इतना, आपको लॉकर के अंदर रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको लॉकर में क्यों रखूं, ये पैसा ही तो है, एक उपयोग की वस्तु है, जितना मुझे चाहिए मैं ले लेता हूँ, जितना अगर मेरे साथ काम करने वाले लोगों को, यहाँ आने जाने वाले लोगों को, ही वाज दैट ओपन, अगर किसी को आवश्यकता है तो ही लेगा ना, वरना क्यों लेगा। तो जब तक पैसे को लेकर हमारे अंदर इतनी स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक जो कुछ भी पैसे के आधार पर होगा वो ऐसे ही, हम उसको करप्ट कहेंगे या ग्रीड कहेंगे, उसका कोई उपाय मुझे तो समझ में नहीं आता है दूर दूर तक, क्योंकि पूरा संसार केवल और केवल उसके केंद्र में पैसा है। तो अब चूंकि योग भी है, अब योग चूंकि जंगलों से हटकर, एकांत से हटकर ओपन में आ गया है, ओपन में उसका आचार व्यवहार हो रहा है, तो वो पैसे के माध्यम से होगा, और पैसे से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं, संगतियां हैं, वो सब आपको इस बिजनेस में दिखाई पड़ेंगी। तो योग का जो बिजनेस है वो कैसे होगा? एज अ बिजनेस योगा विल ग्रो। अभी रिसेंटली कोविड समय में ऐसा हुआ है कि यूएस में, न्यूयॉर्क में, जो पुराने बड़े बड़े सेंटर्स थे, जो 1985-86 में ओपन हुए थे, वो सब बंद हो गए धीरे धीरे करके, क्योंकि रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और बिजनेस पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ भी आपने देखा होगा, पूरे इंडिया में देखा होगा, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है कि जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर लोग 100 की संख्या में काम करते थे, क्योंकि उनके कॉमर्शियल जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करने के लिए। इसलिए छोटे स्टूडियो सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। आगे आने वाले समय में पर्सनलाइज टीचिंग होगी, आने वाले समय में हाइब्रिड सेटअप्स होंगे, जैसे हम हाइब्रिड सेटअप में हैं यहाँ पर, ये भी है, ऑनलाइन भी लोग हैं, आप भी यहाँ पर हैं, और कंप्लीट ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होंगी पूरी तरह से। अभी आपने देखा होगा कि मैं अपने लिए योग शिक्षक ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन करके खुश हैं, क्योंकि मेरे यहाँ आएंगे तो मैं कहूँगा कि आप मेरे यहाँ ही काम कीजिए, बाहर काम मत कीजिए, और अभी वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है योगा टीचर्स के लिए, जिसको मुझे लगता है कि उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्लोबल प्रेजेंस, ये है बिजनेस मॉडल में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, योग ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करेगा, कंसिडरेशन की कोई स्ट्रक्चर बनेगा जहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें क्षमता है और लोगों की आवश्यकता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सेलिंग बढ़ेगी। आने वाले समय में आप देखिए किस तरह की मैट आने लगी हैं, आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बेस्ड मैट्स आएंगी, और बहुत सारा एनवायरनमेंट चेंज होगा, प्रोडक्ट्स आएंगे बहुत सारे, और तरह तरह के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स आएंगे। तो ये अलग अलग तरह के स्टेक्स हैं। यस, तो अलग अलग तरह के स्टेक्स हैं, योगा एजुकेशन, योगा रिसर्च, योगा प्रैक्टिस, योगा बिजनेस और योगा टीचर्स। हम कहाँ पर हैं, हमको अपना रोल देखना है, और कैसे हम अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं। जो योग कहता है कि आप इवॉल्व हो रहे हैं, तो आप देखिए अगर इवॉल्व हो रहे हैं तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से आप आत्मस्थ रहते हुए और बाहर योग का प्रचार प्रसार का जो काम है वो कर सकते हैं। इतना ही। तो योग का भविष्य तो निश्चित है,
इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कैसा होगा उसके लिए हम वर्तमान में जो कर रहे हैं वो थोड़ा हमको और सुनिश्चित करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आभार विधि करेंगे। हरिओम। आज योग निकेतन के प्रांगण में जो उत्सव था